बेटा ये लेक्चर्स आपके बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी की स्टडी करेंगे। प्रोबेबिलिटी के लिए हमको सैंपल स्पेस यस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सैंपल स्पेस का मतलब है प्रतिदर्श समष्टि। ये क्या होता है? ये सभी संभव परिणामों का समुच्चय होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। दूसरा हमें इवेंट सेट ई पहचानना आना चाहिए। इवेंट सेट को हम ई, एफ, जी, ए बी सी इस तरह किसी भी लेटर से लिख सकते हैं। अब घटना ई के घटित होने की प्रायिकता का फार्मूला होगा इवेंट सेट ई में अवयवों की संख्या, जिसको एन ई से लिखा जाता है, बटे सैंपल स्पेस यस में अवयवों की संख्या, जिसको हम एन एस से लिखेंगे। यहाँ जितनी भी इवेंट्स होंगी, जो भी इवेंट्स दी गई क्वेश्चन में, वो सब सैंपल स्पेस की सबसेट होती हैं। इसी सैंपल स्पेस के अंदर से ही सारी इवेंट्स लिखी जाती हैं। अब क्वेश्चन में अगर बोल दिया गया कि घटना ई के घटित ना होने की प्रायिकता बताओ, तब उसको हम कैसे निकालेंगे? उसका फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नहीं, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। पहले फार्मूला सभी लोग नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग इनको पहचानना सीखेंगे अभी क्वेश्चंस बेसिस पर। अब यहाँ कितने फार्मूले हमें मेनली ज़रूरत पड़ेगी, कितने फार्मूले हमारे यूज में आएंगे? तो सबसे पहला फार्मूला है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हम कब लगाएंगे? जब हमारे पास 2 या 3 या 4 घटनाएं होंगी और कहा जाएगा मान लो 2 घटनाएं हैं ए और दूसरी घटना है बी। क्वेश्चन बोल दे कि घटना ए या बी, या कहेगा या ए या बी, ठीक, इंग्लिश में कहेगा ए और बी। तो इसका मतलब होता है ए यूनियन बी। प्रायिकता में बैठा हो, इसका मतलब भी ए यूनियन बी। तो घटना ए या बी के घटित होने की प्रायिकता अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसका फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, जो अगला टाइप है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, जो अगले क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा कि ये आपका सैंपल स्पेस है। यहाँ 2 घटनाएं एक के बाद एक घटित होंगी। मान लें पहली घटना ई है और दूसरी एफ है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घटना ई अगर घटित हो चुकी है तो घटना एफ के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करो। मतलब यहाँ एक शर्त का काम करेगा, एक घटना शर्त का काम करेगी और दूसरे की हमें प्रायिकता बताना होगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि घटना ई ज्ञात है तो घटना एफ के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो इसका फार्मूला आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, ऐसे डिनोट किया जाएगा। चाहे इस तरह से लिख लें या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई बाई एफ ऐसे लिख लें, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इस तरह से लिख लें। दोनों नोटेशन सही, ये नोटेशन भी सही है और ये नोटेशन भी सही है, चाहे इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें। तो इसका फार्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब जानते हैं बटे में यहाँ नीचे जीरो तो लिखा नहीं जाएगा, इसका मतलब एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। तो ये हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला कब यूज करेंगे? जब हमारे पास 2 घटनाएं होंगी, एक घटना पहले घटित हो चुकी है, उसके बाद दूसरे घटना की घटित होने की प्रायिकता निकालने के लिए कहा जाएगा, तब ये एक फार्मूला हमें अप्लाई करना है। ठीक, अभी हम लोग क्वेश्चन जब सीखेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो फार्मूला नोट कर लें। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमें सीखना है। तो इसमें क्या होगा, एक ये सैंपल स्पेस हो गया, इसमें एक के बाद एक कम से कम 2 या 3 या 4 घटनाएं घटित होंगी। या तो 2 घटनाएं घटित होंगी या 3 घटनाएं घटित होंगी या 4 या 5 या 6, जितनी भी दे दे, तो कम से कम 2 घटना तो देगा ही देगा। और क्वेश्चन में लिखा रहेगा एक के बाद एक ये घटनाएं घटित हो रही हैं। तो मान लो हमारे पास 2 घटनाएं हो गई, ई है और दूसरी एफ है। 2 घटनाएं घटित हो रही हैं एक के बाद एक। क्वेश्चन बोलेगा कि ई और एफ, ई और एंड एफ दोनों के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तब हमको लगाना है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब इसका फार्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये लिखोगे इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यहाँ इसको ये रहेगा और ये अपान में चला जाएगा दूसरा वाला, तो क्या आ जाएगा? एफ अपान ई। अब मान लो 3 घटनाएं घटित हो रही हैं, ई, एफ और तीसरी घटना जी है, एक एक करके। अब कह दे कि तीनों के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करो।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बराबर आ जाएगा फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू में अब आ जाएगा ये एफ ऊपर रखेंगे तो इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ई, ये ऊपर होगा ये बट्टे में चला जाएगा, फिर इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, अब ये समुच्चय ऊपर रहेगा और ये पूरा बट्टे में जाएगा, ये पूरा अपान में क्या चला गया ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये फार्मूला सभी बच्चों को तैयार करना आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का। याद रखें प्रोबेबिलिटी में ए इंटरसेक्शन बी के प्लेस पर वो ए इंटू बी भी यूज कर सकते हैं। अगर इतना लिखा प्रायिकता के टॉपिक में, मान लो लिख दिया जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, तो इसको हम लोग क्या समझेंगे, इसको समझेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हम लोग समझेंगे। अगला फार्मूला है बेटा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसमें हमारे पास कई समूह होंगे, ये सैंपल स्पेस एस हो गया, ये आपका सैंपल स्पेस एस हो गया, और यहाँ पर ये घटना E1 हो गई, घटना E2 हो गई, घटना E3 हो गई, घटना E4 हो गई, घटना E5 हो गई, इस तरह से घटनाएं हैं E1 E2 E3, इस तरह से सैंपल स्पेस E4। ठीक, क्या इन दोनों में कोई कॉमन है? तो यहाँ ये समुच्चय यस का जो हमारा यहाँ सैंपल स्पेस है उसका विभाजन दिया है, पार्टीशन दिया गया है। तो सैंपल स्पेस का पार्टीशन मान लो E1 कामा E2 कामा E3 कामा डॉट डॉट En ये दिया है, तो इसमें कोई भी दो ले लो, कोई भी दो ले लो, उनका इंटरसेक्शन इम्पटी सेट आना चाहिए। जैसे E1 और E2 का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इम्पटी। कोई भी दो ले लो, यहाँ E1 और E3 का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इम्पटी सेट आएगा। तो सैंपल स्पेस एस का जो पार्टीशन आएगा वहाँ मान लो E1 E2 E3 En, इसका पार्टीशन लिखा है, तो इसमें से हम कोई भी दो सेट, ये समुच्चयों का समुच्चय बेटा, ये सभी E1 E2 E3 En सभी खुद में भी समुच्चय घटनाएं हैं। तो इनका अगर हम इंटरसेक्शन करें किन्हीं भी दो का, तो वो इंटरसेक्शन मान लो EI और EJ का इंटरसेक्शन लें तो कैसा आना चाहिए, इम्पटी। I और J डिफरेंट हैं, यहाँ दोनों डिफरेंट सेट हैं ये, और इन सब का यूनियन किया जाए तो S के बराबर आ जाएगा। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इसको हमें चेक करना, खाली फार्मूला पहचानना आना चाहिए, इसका एप्लीकेशन हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फार्मूला आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E2 प्लस डॉट डॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई En। ठीक, तो इसमें ये पार्टीशन है, मतलब इतने भागों में हमारा सैंपल स्पेस बंटा होगा। घटना ई के घटित होने की प्रायिकता हमसे पूछी जाएगी, बोल दिया जाएगा घटना ई के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब इसको पहचानना ही सबसे मेन, अभी हम पहचानने की टेक्निक सिखाएंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि हमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाना है, कैसे हम पहचानेंगे बेस थ्योरम लगाना है, कैसे पहचानेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स का केस है, कैसे पहचानेंगे कंडीशनल का है, कैसे पहचानेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का केस है। इसको अभी हम बड़े अच्छे से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरल टॉपिक है। तो यहाँ घटना ई के घटित होने की प्रायिकता का ये फार्मूला हो गया, नोट कर लेंगे। अब इसको हम लोग अगर छोटे में लिखना चाहें तो सिग्मा यूज कर सकते हैं, सिग्मा का मतलब समेसन। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई देख रहे हैं, E1 E2 En तक गया, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के नीचे सफिक्स मैंने के बना दिया, कोई डिफरेंट बना दो, के बना दो, आर बना दो, आई बना दो, कुछ भी बना दो, इनटू प्रोबेबिलिटी आप देख रहे हो सब में यहाँ E बाई E1 लिखा है, यहाँ E बाई E2, तो जब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के लिखे हो तो यहाँ क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई ई के, जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ देख रहे हैं, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो जितना यहाँ लिखेंगे वही सफिक्स यहाँ यूज कर लेंगे। बाहर यहाँ सिग्मा बना दें, ये सिग्मा का नोटेशन है, सभी बच्चों को मालूम है, ये समेसन के लिए यूज होता है, योगफल के लिए यूज होता है। अब बताओ यहाँ के की जगह क्या लिखा है, 1 2 कहाँ तक गया है, n तक, तो k इक्वल टू 1 से कहाँ तक गया, n। तो इसको हम बहुत कम यूज करेंगे, ज़्यादातर हम इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद बेस थ्योरम का फार्मूला नोट कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपान A, दोनों में अभी हम लोग अंतर सीखेंगे, क्वेश्चन की मदद से ही अंतर अच्छे से समझ में आएगा। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोनों में अंतर हम सिखाएंगे, कैसे हम पहचान रहे हैं कि ये लगना है या ये लगना है। फार्मूला नोट कर लें। और इसके बाद है स्वतंत्र घटनाएं।
तो अगर किसी एक घटना के घटित होने की सूचना दूसरी घटना की प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं डालती है तो घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। दो तरह की घटनाएं यहाँ हमें सीखनी है, एक स्वतंत्र घटनाएं और एक परस्पर अपवर्जी घटनाएं। दोनों अलग अलग तरीके की घटनाएं हैं, दोनों की पहचान है। अभी दोनों की पहचान हम लोग सीखेंगे, आगे क्वेश्चंस मिलेंगे तो वहाँ फिर से हम इसको रिपीट करेंगे, इसको नोट्स बना लेंगे आप लोग। हाँ बेटा, अब हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम इनको पहचानना सीखेंगे कि कैसे हम बेस पहचानेंगे क्वेश्चन में कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाना है या बेस थ्योरम लगाना है। अभी सभी बच्चों ने फार्मूले नोट कर लिए हैं, अब उनको पहचान कैसे सकेंगे, किस तरीके से पहचानेंगे, इसको भी एक तरीके अच्छे से नोट्स बनाते चले जाएंगे। तो पहले देख लें इसमें कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पुटअप होगा। जो सैंपल स्पेस है वो E1, E2, E3 इस तरीके की घटनाओं में बंटा होगा। ये सभी डिसजॉइंट घटनाएं होंगी और घटना ई के घटित होने की प्रायिकता की बात की जाएगी। अगर घटना ई के घटित होने की प्रायिकता हमें निकालना है तब तो लगेगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अगर कह दिया कि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता बताना है और मान लो कह दे रहा कि E3 से उसके घटित होने की प्रायिकता बताओ, तब ये लगेगा बेस थ्योरम। या E2 से घटित होने की प्रायिकता, किसी पर्टिकुलर समूह से इस घटना ई के घटित होने की प्रायिकता अगर पूछेगा तब बेस थ्योरम लगाओगे। और अगर केवल घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पूछ रहा है तब क्या लगाओगे, तब लगेगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम।